हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में स्वागत है। यदि आप हमारे एजुकेशन से रिलेटेड विभिन्न वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उनका अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है, उनका परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उनने एक प्रयोग के द्वारा दिया जिसको अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल कहते हैं। इसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं परमाणु के स्ट्रक्चर की, जिसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पर जाते हैं कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पत्र था, उस पर अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, उन्होंने इस पर कुछ निष्कर्ष निकाले। ठीक है, क्या हुआ, जो अल्फा कण जो थे स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद कुछ तो सीधी रेखा में निकल गए। ठीक है, और कुछ जो है इसमें आप नाभिक देख पा रहे हैं, ये स्वर्ण पत्र दिखाई दे रहा है, इसमें से कुछ अल्फा कण जो है सीधे निकल गए हैं और कुछ जो है कुछ कोण से विचलित हो गए हैं। अब जो बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो थे स्वर्ण पथ से टकराए और अपने मार्ग में वापस लौट गए। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कुछ मार्ग में वापस लौट रहे हैं। इससे कुछ निष्कर्ष निकले, ये ऊपर प्रेक्षण दिए गए थे, इनमें से कुछ निष्कर्ष निकाले गए। पहला जो निष्कर्ष था वो ये बताता है कि जो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसलिए जो ज़्यादातर अल्फा कण थे वो क्या कर रहे थे, वो सीधे निकल गए थे, किसी से नहीं टकराए थे। और जो दूसरा है, ये खोखला पार्ट आप देख पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि परमाणु के भीतर जो होता है एक केंद्र होता है जो धनावेशित होता है। ठीक है, इसलिए वो अल्फा कणों जिनका धनावेश रहता है उसको प्रतिकर्षित करता है और वो कोण जो है कुछ कोणों से विचलित हो जाते हैं अल्फा कण, जिस केंद्र को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक जो होता है वो छोटा सा होता है, इसलिए कुछ ही अल्फा कण जो थे वो नाभिक से टकराकर अपनी जगह वापस लौट गए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल। ये इन्होंने इस प्रयोग के आधार पर मॉडल दिया। इसके अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट है वो बताता है कि जो परमाणु का पूरा द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र में निहित होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है, परमाणु की त्रिज्या -8 सेंटीमीटर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। तो नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार का 1/1 लाखवां भाग होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि विभिन्न परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में स्थित धनावेश होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो हर परमाणु की नाभिकीय संख्या परमाणु संख्या भी बराबर अलग अलग होती है। ठीक है, नाभिक के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं और जो धनावेश को संतुलित करते हैं। इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और परमाणु जो होता है, परमाणु में नाभिक और घूमते इलेक्ट्रॉन का जो बीच का जगह होती है वो क्या होती है, रिक्त रहती। अब ये जो मॉडल दिया गया है वो सौरमंडल की तरह दिखाई दे रहा था, जिसमें केंद्र में सूर्य होता है और जो ग्रह होते हैं वो आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं बीच में सूर्य है। अब हम सीमाएं पढ़ेंगे कि पहला पॉइंट है कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, मैक्सवेल महोदय थे, उन्होंने विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत दिया था, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी त्वरित कण यदि आवेशित है और वो त्वरण दे रहा है, त्वरित हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होता है उनको उत्सर्जित करेगा। क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो तो आवेशित नहीं होते, इसलिए जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, कोई रेज उत्पन्न नहीं करते। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आवेश युक्त होता है, इसलिए वो विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन जाकर नाभिक में जाकर चिपक जाएगा और जो है नाभिक उसका कोई अस्तित्व भी नहीं बचेगा, परमाणु का कोई अस्तित्व भी नहीं बचेगा। दूसरा पॉइंट जो है, परमाणु के विविध स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं होती। इसकी व्याख्या नहीं हुई कि अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे, वो उनकी त्रिज्या कम होती जा रही थी।
तो क्या होना था, उसका जो स्पेक्ट्रम आना था वो सतत आना था, लेकिन इनका स्पेक्ट्रम रेखिक आता है, विविक्त आता है। इसकी व्याख्या भी ये मॉडल नहीं करता कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रकार होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन